नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और बड़े मंत्रालयों के बंटवारे को देखकर मोटे तौर पर यह साफ है कि दूसरे दौर का तारतम्य तीसरे दौर में भी बना हुआ है। शपथ लेने के करीब 22 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार आज मंत्रियों को उनके विभाग मिल ही गए। जैसी उम्मीद की जा रही थी, अधिकतर बड़े मंत्रालयों में कैबिनेट स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। खासतौर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े चारों मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों के जिम्मे रहेंगे जिनके पास पिछले दौर में थे। इसके अलावा भी अधिकतर बड़े मंत्रालयों में स्थिति जस की तस रहेगी। तो आपको बताते हैं संक्षेप में मोदी सरकार के तीसरे दौर में किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा। पहले कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट वरिष्ठता के क्रम में इस तरह से है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर शहरी और ऊर्जा मंत्री हैं, एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय का जिम्मा उन्हें मिला है, पीयूष गोयल कॉमर्स और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा उनके पास होगा, ललन सिंह पंचायती राज, मछली और पशुपालन मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्री रहेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री रहेंगे, केआर नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास रहेगा, टीडीपी के नेता हैं, प्रहलाद जोशी फूड कंज्यूमर और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री होंगे, जुएल ओराम आदिवासी मामलों के मंत्री रहेंगे, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय देखेंगे, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण के साथ रेल मंत्रालय भी देखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का कामकाज देखेंगे, भूपेंद्र यादव पर्यावरण जंगल जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय देखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन और संस्कृति मंत्री रहेंगे, अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री, किरेन रिजिजू इस बार संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहेंगे, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री रहेंगे, मनसुख मांडविया श्रम रोजगार और खेल मंत्री रहेंगे, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, जी किशन रेड्डी कोयला और खनन मंत्री होंगे, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा जिन 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को भी विभाग दिए गए हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, इन्हें सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालेंगे, स्वतंत्र प्रभार है इन सभी का, अर्जुन राम मेघवाल कानून न्याय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, प्रताप राव जाधव आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण देखेंगे, जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार देखेंगे। तो ये मंत्री हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं और इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा जो बाकी 36 राज्य मंत्री हैं उनकी भी लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तमाम मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो क्या संकेत देता है, क्या संदेश देता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संदीप शास्त्री हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। विनोद जी, आपसे सवाल, ये जो मंत्रालयों का बंटवारा आज हुआ है ये क्या संदेश देता है मोदी सरकार के तीसरे दौर में? देखिए, एक तो सबसे पहले ये संदेश एक देता है कि मीडिया जगत को आत्मविवेचना करनी चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी खबरें चला रहे थे और ये कह रहे थे कि ये वाला सहयोगी वो ये मंत्रालय मांग रहा है, स्पीकरशिप मांग रहा है, होम मिनिस्ट्री मांग रहा है, पता नहीं क्या क्या बातचीत हमारे मीडिया में रियल टाइम इंफॉर्मेशन के नाम पे चल रही थी। और सच्चाई ये है कि अगर आप गंभीरता से इन लोगों से बात करते तो आपको पता चल जाता कि ये लोग किसी भी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स में इस वक्त नहीं है। इतनी जल्दी कोई भी इस नाव को रॉक नहीं करना चाहता था और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो नया मंत्रिमंडल बना है ये स्टेटस को है, बिजनेस एज यूजुअल है। इससे ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी में आ गई है उसके चलते उनको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत महसूस हुई है। उनके पास, उनकी पार्टी के पास जो पहले मंत्रालय थे, जो हैवी वेट अहम मंत्रालय थे, वो उन्हीं के पास है। जो सहयोगी दलों को मंत्रालय दिए हैं
उनमें भी कोई नयापन नहीं है। अब देखिए टीडीपी को, ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ये 2014 के बाद जब वो ज्वाइन किए थे मोदी जी की सरकार टीडीपी, तो उस वक्त अशोक गजपति राजू के पास होता था ये पोर्टफोलियो। अब राम मोहन नायडू के पास आ गया है, जो जरन नायडू के बेटे हैं। और जरन नायडू जो है वो बहुत ही क्लोज सहयोगी हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू के। उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस एज यूजुअल मंत्रालय है, और इसमें जो नए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने हैं और जिन लोगों को कुछ अलग से दिया गया है जो कि सहयोगी दल है, उसमें भी कोई इतना अहम पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है जिसके चलते हम ये कह सकें कि उठापटक हो गई। कोई उठापटक नहीं हुई है। पहले की तरह ही, 19 की तरह ही, 2019 से जो अभी तक चल रहा था उसी की तरह ही मैं समझता हूँ ये सरकार चलेगी। महम जो डिमांड रहेगी जेडीयू की और टीडीपी की, कि उनको स्पेशल पैकेज चाहिए अपने अपने प्रांत के लिए, और वहां पर सही में चैलेंज आएगा प्रधानमंत्री के सामने, और वो लोग मांगेंगे भरपूर पैसा अपने प्रांत के विकास के लिए, खासकर टीडीपी। क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री अमरावती गए, अमरावती गए नए कैपिटल का अनावरण करने के लिए, मतलब उसका स्टोन लेइंग सेलिब्रेशन के लिए, तो उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने उनसे इल्तिजा की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी स्पीच में, मैं था वहां पर उस फंक्शन में, कि उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, आज के दिन जो जितने भी राज्य हैं हमारे दक्षिण के, वो उनके पास एक एक रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर है। मिसाल के तौर पे कर्नाटक के पास बेंगलुरु है, तमिलनाडु के पास मद्रास है, केरला के पास त्रिवेंद्रम है, हैदराबाद के पास तेलंगाना के पास हैदराबाद है जो आंध्रा से ले लिया गया। जी। वो कहते हैं हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर नहीं है, तो हमें मदद चाहिए केंद्र की कि हम अब नया अपना कैपिटल बनाएं और अपना एक नया रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर बनाएं, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी जो है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन जी। प्रधानमंत्री ने उस समय सिर्फ थोड़ी सी धूल पार्लियामेंट की और पानी ले गए थे दिल्ली से, वो उनको दिया और कुछ सौंपा नहीं। इसीलिए उसके चलते 2018 में वो उनकी गवर्नमेंट से निकल गए और जी। 19 में उन्होंने यूपीए को ज्वाइन किया। आशा है कि वो प्रकरण अब दोहराया नहीं जाएगा। जी विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप शास्त्री भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अगली जो आज की खास बात है उस पर चलते हैं। सरकार में तीसरी बार आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दो अहम फैसले लिए और इनके जरिए आने वाले दिनों के अपने एजेंडा की झलक दिखलाने की कोशिश की। तो इस पर भी हम खास बात करते हैं और देखते हैं कि तीसरा दौर किस ओर बढ़ने वाला है, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे तो पीएमओ के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव पीके मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहले की ही तरह दिख रहा है। प्रधान सचिव पीके मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब भी उनकी टीम में हैं। दोनों को ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और मोदी उनके अनुभव का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पीएमओ के स्टाफ को संबोधित किया। कहा कि उनका मकसद सत्ता का केंद्रीयकरण करना नहीं, बल्कि उसके जरिए अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है। उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है।
और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। और प्रधानमंत्री ने अपने दफ्तर में बैठते ही आज जिस पहली फाइल पर दस्तखत किए वो किसानों के लिए खास रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री ने जारी करने का फैसला किया और इसके बाद शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसके तुरंत बाद एक और फैसले का ऐलान किया जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। तो ये 2 बड़े फैसले मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले दिन। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान हैं। संदीप शास्त्री भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आज मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ उस पर हमने अभी विनोद जी की राय सुनी। अब ये जो 2 फैसले आज पहले दिन प्रधानमंत्री ने लिए, ये क्या बता रहे हैं आने वाले दिनों की, ये क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? देखिए, ये दोनों फैसले एक ही डायरेक्शन में हमें ले जाते हैं। जिस तरह से इस चुनाव का नतीजा आया और जिस तरह से आर्थिक विषयों का एक महत्व का एक इम्पैक्ट जो चुनाव के नतीजे में लोगों ने देखा है, उसके डायरेक्ट रिएक्शन में ये 2 आप फैसले देखेंगे। एक किसान के संबंधित फैसला और दूसरा आवास से संबंधित फैसला। एक प्रो पुअर, प्रो रूरल, प्रो एग्रीकल्चर अप्रोच आप ये दोनों फैसलों में देखेंगे। और ये एक तरह से शायद सरकार दिखाने चाहती है कि इन तीनों एरिया में हम एक कोर्स करेक्शन करेंगे और इन तीनों एरियाओं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और ये केवल बीजेपी के एजेंडा का एक मुख्य भाग नहीं है, ये एनडीए में जो दूसरे पार्टीज हैं वो भी इस बात को सीधा शायद समर्थन करते होंगे। और एक बात मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, जो मंत्रिमंडल आप देखते हैं 30 सदस्यों का कैबिनेट, उसमें देखिए 25 मंत्री बीजेपी के हैं और 5 मंत्री दूसरे पार्टियों के हैं। और आज अगर आपने जिस तरह का पोर्टफोलियो का एलोकेशन आप देखेंगे, वहां पे स्पष्ट है कि जो परफॉर्मिंग मंत्रीज प्रीवियस कैबिनेट में थे उनको वही पोर्टफोलियोज दिया गया है, उसी स्थानों पे रखा गया है। कई मिनिस्टर्स जैसे अश्विनी वैष्णव को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम्युनिकेशंस और नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर भी दिया गया है। सो 25 मिनिस्टर्स जो बीजेपी के हैं उनके आप पोर्टफोलियोज देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वहां पे रहेंगे। आप 5 जो सहयोगी दलों के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज देखिए, फूड प्रोसेसिंग, पंचायती राज, सिविल एविएशन, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्रीज। ये पोर्टफोलियोज इन 5 मंत्रियों के दिए गए हैं। और 2014 और 2019 की सरकारों को देखिए, उन सरकारों में भी जब नॉन बीजेपी के मिनिस्टर्स थे शायद यही पोर्टफोलियोज इनको दिया गया। रामविलास पासवान जी को जो अभी चिराग को मिला है वही पोर्टफोलियो उस समय मिला था। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मुझे याद है शिवसेना को दिया गया था। सो वही मोर और लेस पोर्टफोलियोज इस बार भी गए हैं। सो इस नए कोलिशन में बीजेपी का डोमिनेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है, दोनों स्ट्रेंथ में और पोर्टफोलियो में। और आखिरी बात, 2 मेन सहयोगी दल जो हैं जेडीयू और टीडीपी, उन दोनों का सरकार राज्यों में है। सो शायद वो 2 पार्टीज ये चाहते हैं कि
केंद्र में हमें शायद स्थान ना मिले, पर हमारे राज्यों को फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस वो अगर देंगे तो शायद हम अपने राज्य सरकारों को और लोगों के आंखों में अच्छा बना सकेंगे। और शायद ये उनका प्रायोरिटी इस बार रहा है, रादर देन गेटिंग सिंपली पोर्टफोलियोज इन द सेंट्रल जी गवर्नमेंट। जी एक और आज खास बात हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि मणिपुर में शांति बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा था वो था दलितों का। उन्होंने कहा कि हजारों साल से हमने जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने छुआछूत फैलाया, हमें उसे ठीक करना होगा। तो मोहन भागवत का ये बयान सुनते हैं, फिर इस पर अपने जानकारों की राय। हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। विनोद जी, आपने सुना मोहन भागवत जो हैं संघ के प्रमुख, उनका ये बयान। तो ये भी आज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये मोदी सरकार को एक तरह का संदेश है आरएसएस की तरफ से कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने का समय अब आ गया है, जल्द इसको ठीक करना होगा? बहुत इज्जत से मैं कहना चाहूंगा भागवत जी को कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। इस इलेक्शन में जो दलितों का वोट है, जो मायावती के पाले से खिसका, वो बीजेपी की तरफ नहीं गया। वो ज्यादातर वोट जो है वो इंडिया के पाले में आया। देखिए, जो लुप्त हुई है बीएसपी जमीन से, अब उसकी जमीन के लिए झगड़ा होगा इंडिया अलायंस में और एनडीए अलायंस में, और देखना है कौन उसमें ज्यादा कामयाब होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जाति के आधार पे क्लास डिटरमिन की थी, और उसमें एससी और एसटी को स्पेशल प्रावधान दिए थे। दे डिटरमिन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और उसके चलते ये आरक्षण है। तो मोहन भगवत जी का ये जो बयान है, मैं थोड़ा गौर से पढ़ना चाहूंगा उसको, ताकि मेरी समझ साफ हो चुके कि उनका तात्पर्य क्या है, आज के दिन ये बयान देने का मकसद क्या है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियर है जी, और जिन लोगों ने हरिजन टोले बनाए गांव देहात में, उनमें तो सब शामिल थे, और ज्यादातर अग्रणी जाति थी, जो ब्राह्मण राजपूत थे। मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूं, और हमको इस पे सोचना पड़ेगा कि आज के दिन क्या हमको वी हैव टू पे पेनल्स फॉर व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड। ये बड़े सवाल है, इसमें बहस होनी चाहिए। आप क्या जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भगवत जी ने कहा, मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में इस पे बहस होनी चाहिए, संतुलित बहस होनी चाहिए, सिविल बहस होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी मुल्क को, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी को ऐसे मुद्दों पे आदान प्रदान करना जरूरी होता है वक्तन बवक्तन। बिल्कुल। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक पहला दिन है तीसरे दौर में मोदी सरकार का। आज ये बयान जो आया है संघ प्रमुख का, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस बयान को जैसे विनोद जी ने कहा, हमें चुनाव के एक नतीजे को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा।
काफी समीक्षाओं ने ये बात कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस पुअर रहा है, एक प्रमुख कारण ये था कि जिस तरह के इंडिया कोalition ने वहां पे एक सोशल कोalition क्रिएट किया, बैकवर्ड वोट, मुस्लिम वोट, दलित वोट को कैसे उन्होंने अपने साथ जोड़ा। और इसमें और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब 370 और 400 की बात हुई, उस समय ये भी चर्चा शुरू हुई कि संविधान को बदला जाएगा, ये आरोप भी शुरू हुआ, जिस पे बीजेपी को उत्तर देना पड़ा। उनके लीडर्स ने कहा कि ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन वो बात चुनाव के समय, प्रचार के समय लोगों के मन में बस गया था कि चुनाव में अगर 370 400 आ गए तो शायद संविधान को बदला जाएगा, शायद ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको बदलने का कोशिश किया जाएगा, जो माइनॉरिटीज के लिए कंसेशंस दिया है वो भी चेंज किया जाएगा। सो एक रिस्पांस टू दिस, क्योंकि देखिए दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के मतदान में जब कैंपेन हुआ उस इलेक्शन, उस वोटिंग के लिए, तो एजेंडा भी इसी विषय पर चर्चा हुआ। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसके ऊपर प्रश्न, उसके ऊपर चर्चा। सो थोड़ा डिबेट भी चेंज हो गया उस समय। सो ये आज जो आप स्पीच आरएसएस चीफ से सुनते हैं, ये एक, मुझे लगता है, कोर्स करेक्शन का एक प्रयत्न है कि जो एक अप्रोच और जो एक फीलिंग, जो एक रिस्पांस कैंपेन में देखा गया था, उस रिस्पांस के आंसर में ये प्रश्न आज उठाया गया है कि संविधान का बदलाव का प्रश्न ही नहीं है, आरक्षण के हम फेवर में हैं। इस जाति प्रथा से जो समाज में समस्याएं घटी है, जो सामाजिक जो अन्याय कई सेक्शंस के साथ हुआ है, उसके बारे में हमें ऑल्टरनेटिव कदम लेना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। जो ये बात आज आरएसएस चीफ के बातों से आई हैं, मुझे लगता है ये डायरेक्ट रिस्पांस, जैसे विनोद जी ने भी कहा, सर्वेक्षण दिखाता है कि दलित वोट ज्यादा ऑपोजिशन अलायंस की तरफ गई है, और ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं, पहले कई चुनावों में देखा गया है। सो टू विन ओवर द दलित वोट एज अ लॉन्ग टर्म प्लान, ये एक स्ट्रैटेजी शायद यहाँ पे आज आप इस स्पीच में देखेंगे। जी बिल्कुल, जो सुधार ज़रूरी हैं उन्हें करने का समय आ चुका है, करना ही होगा, ताकि एक तरक्की पसंद देश की तरह हम आगे बढ़ें, एक समरसता भरे समाज को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और संदीप शास्त्री, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कल जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ठीक उसी समय जम्मू से आतंकी हमले की खबर आई। आतंकियों ने जम्मू के रियासी इलाके में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया और बस नीचे खाई में जा गिरी। इससे 9 लोगों की मौत हो गई, 33 यात्री घायल हो गए। इस आतंकी हमले के बाद से सेना एक्शन में है। आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन के जरिए घने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस आतंकी हमले को काफी गंभीरता से लिया है और सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। केंद्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ ये आतंकी हमला। हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर से जुड़े टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र को मिल रहे इनपुट्स के मुताबिक आतंकियों में लगभग 12 जिहादी हैं, जो जम्मू क्षेत्र में 2 या 3 के ग्रुप में रजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर टो ले रहे थे। इस आतंकवादी समूह में एलओसी के पार के कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी सुरंग के जरिए नियंत्रण रेखा पार की। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों को वो सुरंग नहीं मिली है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन
अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं, और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको कुछ व्यक्तियों को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्त किया गया है, सो क्या इसकी अपडेट? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं, उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। आतंकियों ने रविवार शाम करीब 6:15 बजे यात्रियों की इस बस को निशाना बनाया। फायरिंग से यात्रियों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर बस का नियंत्रण खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 42 तीर्थ यात्री बैठे थे जो शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। इनमें से 3 महिलाएं समेत 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 33 अन्य घायल हो गए हैं। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिव खोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिव खोड़ी के दर्शन के लिए गया था, और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया वहाँ। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। सुरक्षा फोर्सेस और इन्वेस्टिगेटर्स कल से इस जगह पे हैं। जो भी उनको कुछ भी शहादतें एविडेंस मिली उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कार्ट्रिजेस में है किस तरह का वेपन और हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है 2 से 3 आतंकी इस हमले में मुलव्वस थे। ये बस शिव खोड़ी जो एक गुफा है, एक केव टेम्पल है, वहाँ से आ रहे थे और यहाँ से फिर वो कटरा जा रहे थे, जो करीब 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। पुलिस और प्रशासन सभी लोग जुट गए हैं राहत कार्य में। यहाँ J&K एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा फोर्स ने ये राहत कार्य के लिए वो हेल्पलाइन भी कायम की है। हमले के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 5 सालों में राजौरी और पुंछ के इलाकों में सेना को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस साल भी जून 29 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में ये हमला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। रियासी से अपने सहयोगी नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।